हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। ये वीडियो स्पेसिफिकली इस चीज के लिए बनाई जा रही है कि आप लोग किस तरीके से अपने आंसर्स को प्रेजेंट करेंगे पेपर 60 में, या पेपर 4 में, लॉ में, या फिर किसी भी थियोरेटिकल टॉपिक का अगर पेपर है तो आप किस तरीके से जो है उसको प्रेजेंट करेंगे, किस तरीके से आंसर्स को लिखेंगे। उसके साथ मैंने कुछ बच्चों के पेपर्स जो है वो रिव्यू करे थे। हंड्रेड्स ऑफ कॉपीज मेरे पास आई थी, बट ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं था। 150 या 160 कॉपीज थी, बट उसमें से मैंने 50% कॉपीज जो है वो रिव्यू करी हैं। 80 के आसपास जो है नंबर्स में मैंने कॉपीज रिव्यू करी हैं, और उससे मैंने जो नोटिस किया है उनको इंडिविजुअली भी मैंने बताया है। और आपको भी मैं ओवरऑल उसका एक्सपीरियंस देना चाहता हूं कि किस तरीके से हम जो है उसको आगे बढ़े और उससे सीखें, और आप आगे वो गलती दिसंबर अटेम्प्ट में ना करें। तो आगे की वीडियो मैं इस के साथ ही ऐड ऑन कर रहा हूं, और उसके साथ आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरीके से हम उसको कर सकते हैं। ओके, सो एक सेकंड ठीक कर लेते हैं। ठीक है, चलो। अगर भाई, हाँ, अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट आता है कि किस तरीके से हमें आंसर्स को प्रेजेंट करने चाहिए पेपर में। ठीक है, देखो सबसे पहले ना आपको क्या करना है, जब भी थ्योरी का पेपर होगा, ये जो मैं बता रहा हूँ ये सारा कुछ मैंने जो है जब भी आंसर्स प्रेजेंट करें थ्योरी के, उसको जो है फील किया है और उसको लिखा है। और इस तरीके से ही इतने सारे पेपर्स को, क्वेश्चन पेपर्स को देखने के बाद जो है मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि ये सारी चीजें आपके आंसर्स में होनी चाहिए, तो ज्यादातर केसेस में मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, मैंने इसको फॉलो किया है और मेरे को मार्क्स मिले हैं। मैंने एग्जामिशन स्कोर करी है, और जिन बच्चों के भी मैंने पेपर देखे हैं जिन्होंने अच्छा मार्क्स स्कोर किया है, कहीं ना कहीं उनके कंटेंट जो है इस टाइप के रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो आपको बताना चाहता हूँ उस पर बात आती है सेक्शन नंबर्स पे। सेक्शन नंबर जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किस बारे में? वो इस बारे में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि अगर आपको नहीं आता तो आप गलत सेक्शन नंबर कोट मत करिए। अगर आप सेक्शन नंबर कोट कर रहे हैं तो आप तभी कोट करिए जब आप 100% श्योर हो। कभी भी गलत जो है सेक्शन नंबर कोट मत करिएगा। कई केसेस में क्या होता है, वो आगे पढ़ता ही नहीं है जो चेकर होता है, और वो वहीं पर आपको क्रॉस करके 0 मार्क्स दे देता है अगर आपने गलत सेक्शन नंबर दिया है। मैंने बोला कई केसेस में। ऐसे केसेस भी होंगे कि अगर आपने सेक्शन नंबर गलत कोट किया, नीचे सही लिखा है, तो आपको मार्क्स मिल जाए। ठीक है, बट क्यों रिस्क लेना इस तरीके का? क्योंकि मार्क्स कटने के चांसेस 100% होते हैं अगर आपने सेक्शन नंबर गलत मेंशन किया है तो। ठीक है, हो सकता है आप बच गए हो, सेफ हो गए हो, तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलत मेंशन मत करना। जब तक 100% श्योर ना हो सेक्शन नंबर कोट मत करना। क्या जरूरी होता है? देखो, इंप्रेशन पड़ता है थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे। मेरे को जितने भी पेपर मैंने देखे हैं, खुद के पेपर दिए हैं या जिनके भी आंसर शीट चेक करे हैं, सेक्शन नंबर ना लिखने पे मार्क्स नहीं कटते हैं, लेकिन गलत लिखने पे मार्क्स कटते हैं। तो चॉइस इज योर्स। जब तक 100% श्योर ना हो आपको नहीं लिखना चाहिए। नेक्स्ट थिंग, कंटेंट किस तरीके से होगा। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है लेंथ की। आपको अपने आंसर्स की लेंथ नहीं बढ़ाना। देखो सबसे पहले ना डिफरेंशिएट करना सीखो। क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो है, हम लोग बीकॉम कर रहे होते हैं, या तो ओपन से कर रहे होते हैं या कॉलेजेस में कर रहे होते हैं, तो दोनों जगह एक प्रथा चल रही होती है बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स में कि हम ना भरते हैं आंसर्स को, शीट को, आंसर शीट को। तो ये वो चीज यहाँ पर मत लेके आना। बहुत सारे जो है बच्चे क्या कर रहे हैं, आंसर शीट भर रहे हैं कि यार 4 नंबर का है, 2 पेज तो लिख ही लेता हूँ, 1 पेज तो लिख ही लेता हूँ। ऐसा नहीं है। कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, मतलब आप, मुझे अभी भी याद है कि मैं लॉ के पेपर में जो है कंपनीज एक्ट का एक क्वेश्चन था, और वो आधे पेज में कंप्लीट हो रहा था, और वो 4 मार्क्स का था। वहीं पर एक क्वेश्चन था जो 4 मार्क्स का था, और वो 2 पेज तक जा रहा था उसका आंसर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो आधे पेज पे कंप्लीट हो रहा है मैं उसको खींच के 2 पेज तक लेके जाऊं, नहीं, उसमें भी उतने ही पूरे मार्क्स मिले और उसमें भी पूरे मार्क्स मिले। तो लेंथ के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं रखना। बीकॉम नहीं है ये। हाँ, लेकिन ऐसा ना हो कि अगर वो कंटेंट ही एक पेज का बनना बनना चाह रहा हो, मतलब बनना चाह रहा हो इन द सेंस वो क्वेश्चन ही ऐसा हो कि डिमांड कर रहा हो कि वो एक पेज का आंसर ही है, और आप 1-2 लाइन में लिख के खत्म कर दो, तो फिर ये गड़बड़ है। लेकिन जबरदस्ती अगर आप ज्यादा एग्जरेट करोगे कि नहीं बड़ा बड़ा लिखते हैं, ज्यादा लिखते हैं, पेज भरते हैं, तो वो गलत है। पेज भरना गलत है, दोबारा से बोल रहा हूँ, पेज भरना गलत है। सही चीजें, सही कंटेंट लिखना, सही मात्रा में लिखना वो जरूरी है। कम लिखो, अच्छा लिखो, क्वालिटी कंटेंट लिखो। ठीक है, इंट्रोडक्शन विद द प्रोविजन। आपको अब आंसर शुरुआत कैसे करनी है? सबसे पहले आपको जब भी आंसर्स को शुरुआत करना है, आपको प्रोविजन के साथ स्टार्ट करना है। मतलब अगर आपको सेक्शन नंबर याद है तो ऑब्वियसली आप सेक्शन नंबर लिखोगे अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट और आईबीसी कोड, व्हाटएवर द सेक्शन, जिसका भी सेक्शन है उसके साथ आप स्टार्ट करोगे, और जो है उसके साथ आप आगे बढ़ोगे। अगर नहीं आता तो एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट आप इस तरीके से ये वर्ड जो है यूज करके आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, और इंट्रोडक्शन में ही आपका जो प्रोविजन का पार्ट है वो आ जाना चाहिए कि आप किस सेक्शन के
साथ उस केस स्टडी को लिंक करे हो, उस केस को लिंक करे हो, उस आंसर्स को लिंक करे हो, वो पार्ट आपका इंट्रोडक्शन में ही शो होना चाहिए। कई बच्चे क्या करते हैं कि इशू इन्वॉल्व ये भी लिखते हैं, मैंने बहुत सारे पेपर देखे इशू इन्वॉल्व नहीं लिखोगे 100% चलेगा, कई बार टाइम वेस्ट हो जाता है इस चक्कर में इशू इन्वॉल्व वगैरह लिखने में। अगर आपकी स्पीड वैसे स्लो है तो इसको करने में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करना, डायरेक्टली अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस और सीधा प्रोविजन से लिंक कर देना। अब दूसरी बात जो आती है वो आती है केस लॉस की। भाई केस लॉस में क्या करना है अपने को कि देखो सबसे पहले क्या किया आपने, प्रोविजन लिख दिया। अब अगर आपको किसी आंसर में ऐसा लगता है कि कोई केस लॉ आना है, ठीक है, डीटी में ऐसा हो सकता है, पेपर 6D में ऐसा होना चाहिए, हो सकता है कि आपको केस लॉ भी आता हो और प्रोविजन भी आता हो उस आंसर में, तो आपको क्या करना है, पहले प्रोविजन लिखना है, उसके बाद आपको केस लॉ मेंशन करना है कि एज पर दिस केस ऐसा ऐसा हुआ था, ठीक है। तो दोनों चीजें आपकी जो आंसर है वो कवर कर लेगा, एक तो प्रोविजन भी कवर कर लेगा और केस लॉ को भी कवर कर लेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि दोनों का जब इंट्रोडक्शन पैरा हो उसके नीचे ही आपको उसके नेक्स्ट पैराग्राफ में ही आपको जो है उसको केस लॉ को भी कवर कर देना है, जिससे कि एग्जामिनर को स्टार्टिंग में ही पता चल जाए कि इस बच्चे ने दोनों के साथ इंटरलिंकिंग करी है इस क्वेश्चन की, ठीक है। उसके बाद फैक्ट्स ऑफ द केस स्टडी, मतलब अब जो केस स्टडी में फैक्ट्स गिवन है और जो क्वेश्चन में फैक्ट्स गिवन है वो आपको जो है मेंशन करने हैं कि एज पर दिस क्वेश्चन, एज पर द क्वेश्चन अबव ये पूछा गया है हमसे और ये है, और लास्ट में आपको कंक्लूड करना है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं, कंक्लूजन देते टाइम आपको बहुत ध्यान रखना है कि रिक्वायरमेंट क्या है। बच्चे क्या करते हैं, कंक्लूड कुछ और ही कर रहे हैं, ठीक है। मैं अभी टेस्ट पेपर्स चेक करता हूं बच्चों के, तो मैं ये देखता हूं कई केसेस में ऐसा होता है कि कंक्लूजन कुछ और ही जा रहा है, चौथी चीज आ रही है, अरे क्वेश्चन में क्या पूछा है उसके हिसाब से कंक्लूजन होना चाहिए ना, तो कंक्लूजन कुछ और ही जा रहा है, तो वो गलती आपको नहीं करनी है। कंक्लूजन बहुत ध्यान से रखना, कंक्लूजन 1-2 लाइन 3 लाइन का हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो मेन पॉइंट है कंक्लूजन का कि फॉर एग्जांपल कि वो बंदा गिल्टी है या नहीं है, ऐसा कोई है, ठीक है, तो आपको गिल्टी वर्ड मार्क कर देना है, ऐसे इंपॉर्टेंट चीजों को लाइन हाईलाइट कर देना, मार्क कर देना, वो आपके लिए अच्छे से हो जाएगा। तो बेसिक अगर ओवरऑल मैं बताऊं तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इंट्रोडक्शन जो होगा, ठीक है, इंट्रोडक्शन में आपको स्टार्ट करते हुए प्रोविजंस को वहीं पर ऐड कर देना है कि सबको पता है यार, ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ सबको पता है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे भूल जाते हैं और लिखते टाइम वहां एग्जाम में ना गलती कर देते हैं। तो ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ध्यान रखना है, इंट्रोडक्शन करना है अच्छे से, प्रोविजंस के साथ शुरुआत करनी है। अगर उस आंसर में केस लॉ आना है तो उस केस लॉ के बारे में भी जिक्र करना है नेक्स्ट पैराग्राफ में। उसके बाद उसको क्वेश्चन से, फैक्ट्स को क्वेश्चन से लिंक करना है कि भाई एज पर दिस क्वेश्चन ये बात बोली गई है। लास्ट में कंक्लूड करना है कि एज पर द अबव प्रोविजन इस बंदे को, ये बंदा गिल्टी था या नहीं था, दैट्स इट। और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है कि आप परेशान हो कि थ्योरी पेपर कैसे लिखना है कैसे लिखना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। अगर किसी क्वेश्चन में केस लॉ नहीं आना तो ऑब्वियसली केस लॉ के बारे में मेंशन ही नहीं करेंगे, सीधा इंट्रोडक्शन विद द प्रोविजन, फैक्ट्स ऑफ द क्वेश्चन जो भी गिवन है और लास्ट में कंक्लूड कर देंगे, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद कुछ टिप बता देता हूँ थ्योरी पेपर में जो आपको ध्यान रखने हैं, वो ध्यान रखने हैं कि सबसे पहले रिक्वायरमेंट पार्ट पे जाओ और रिक्वायरमेंट पार्ट को अच्छे से समझो, क्योंकि कई बार क्या हो रहा है कि बच्चे यही नहीं समझ पा रहे हैं कि पूछा क्या हुआ है और कुछ और ही आंसर लिख रहे हैं, यार ये मत करो, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि कंक्लूजन आपका वो जो पूछा है उससे मिलना चाहिए कि भाई यही पूछा है और यही बंदे ने कंक्लूड किया है, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट पार्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड करना होगा, अच्छे से समझना होगा बिफोर कंक्लूडिंग एंड बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद स्टिक टू द प्रोविजन आस्क, हाँ ये एक इंपॉर्टेंट बात है भाई, जिस प्रोविजन के बारे में बात कर रहे हो, जिसके बारे में बात कर रहे हो उसी के बारे में लिखो। मतलब ऐसा ना हो मीटिंग की बात चल रही है और आप चले जाओ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स पे, तो समझ रहे हो, मतलब ऐसा कई बार क्या होता है, खो जाते हैं अपन। तो हम क्या करते हैं कि किसी चीज के बारे में हमें आता होता है ना पेपर में, तो हम क्या करते हैं, बहुत भावुक हो जाते हैं और क्या करते हैं कि मीटिंग के बारे में बात चल रही है तो हम अपन अपॉइंटमेंट के बारे में भी थोड़ा बहुत लिख देते हैं, कुछ फायदा नहीं होगा, उससे मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो स्टिक टू द प्रोविजंस आस्क्ड, ठीक है, उस पर स्टिक रहो। उसके अलावा अननेसेसरी कंटेंट मत लिखो पेजेस भरने के लिए, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था अननेसेसरी कंटेंट मत लिखना, अननेसेसरी सेक्शंस मत लिखना जो उस आंसर्स में मांगे ही नहीं गए हैं, ठीक है। उसके बाद जो टेक्निकल टर्म्स है और जो मेन कंक्लूजन है उसको अंडरलाइन जरूर करना, इससे क्या होगा कि आपका इतना सारा पढ़ने का टाइम नहीं होता एग्जामिनर्स पे, ये बात आपको एक्सेप्ट करनी होगी। इसीलिए सेक्शन नंबर अगर आपने लिखा है तो सेक्शन नंबर को अंडरलाइन कर दो। उसके बाद आपने जो इंट्रोडक्शन पैरा में प्रोविजंस के बारे में इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है उसको अंडरलाइन कर दो। उसके बाद नेक्स्ट पे आपने फैक्ट्स ऑफ द केसेस में जो लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट लाइन उसको मार्क कर दो, और लास्ट में कंक्लूजन को डबल अंडरलाइन कर दो कि ये मेरा कंक्लूजन है कि ये बंदा गिल्टी है, इसको फांसी होगी या नहीं होगी, दैट्स इट। और हाँ यार एक इंपॉर्टेंट बात और, इसके बाद राइट प्रॉपर्ली, प्रॉपर्ली राइट करने का मतलब ये है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि राइटिंग का इशू नहीं बोल रहा मैं ये बोल रहा हूँ कि कुछ बच्चों के पेपर ऐसे हैं कि रीड ही नहीं करे जा रहे। वो क्या डॉक्टर की नहीं होती राइटिंग की, भाई सीधा सीधा ऐसे करके पता नहीं क्या लिखता है और वो सिर्फ मेडिकल वाले को समझ आती है जो तो वो प्रॉब्लम बहुत सारे पेपर्स में देख रहा हूँ कि राइटिंग समझ ही नहीं आ रही। मैं गंदी हैंड राइटिंग की बात नहीं कर रहा, ठीक है, सबकी बेकार है, हम सबकी कुछ लोगों की ठीक ठाक होती है, लेकिन और वैसे भी 3 घंटे में जब पेपर करना हो तो राइटिंग खराब हो ही जाती है। बट मैं ये कह रहा हूँ कि रीडेबल होना चाहिए, ठीक है, ऐसा बिल्कुल ना हो कि पढ़ा ही ना जाए, तो ये आपको ध्यान रखना है। और
इसके अलावा कुछ नहीं है थ्योरी पेपर में। अगर ये सारी चीजें ध्यान से फॉलो करोगे और हर आंसर में फॉलो करोगे, पक्का पक्का मार्क्स मिलेंगे। और फिर ये इशू खत्म हो जाएगा कि थ्योरी पेपर को लिखते कैसे हैं। और ये मैं खुद से नहीं कह रहा, 80 से 80 सर्टिफाइड कॉपी चेक कर ली मैंने, उसके अलावा मैंने 50 से ऊपर टेस्ट बच्चों के चेक कर लिए, अपने अपने पेपर दे लिए और उन सब में 59, 60, 64, 74 मार्क्स स्कोर कर लिए। और यही चीजों को फॉलो किया है, वही चीज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। कुछ भी ऐसा नहीं है कि हवा में बातें हो रही है, ठीक है। अब बात आती है कि रिव्यू जो मैंने किया कि 80 कॉपीज का, उसमें मुझे क्या क्या मिला। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, प्रॉब्लम भी लिखी है कि क्या प्रॉब्लम है और सॉल्यूशन क्या है उसका। मैंने ऐसे नहीं कि हवा में कि भाई ये दिक्कत थी, ये दिक्कत थी, ये दिक्कत, विद द सॉल्यूशन आपको बताऊंगा कि क्या उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए। कुछ बच्चों ने सेक्शन नंबर गलत मेंशन करे हैं, एग्जामिनर ने स्टार्टिंग में ही काटा लगा दिया है, और जबकि नीचे उन्होंने सही मेंशन किया है, कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ बातें ठीक भी लिखी हैं, स्टेप मार्किंग की वजह से मार्क्स मिल जाने चाहिए थे, बट उन्होंने क्या किया, सेक्शन ही गलत कोड कर रखे हैं हर जगह पे। तो गलत सेक्शन को कोड मत करना, मैंने ऊपर भी बोला था, दोबारा बोल रहा हूँ, ये बहुत सारी कॉपीज में मैंने देखा है। डू नॉट राइट द सेक्शन नंबर इफ यू आर नॉट 100% श्योर, ठीक है। गलत 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 सेक्शन नंबर कोड मत करना, रिस्क मत लेके आना, 100% श्योर हो तभी लिखना। दूसरा, रॉन्ग लिंकेजेस ऑफ द प्रोविजंस विद द केस स्टडी। अब ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि क्या हो रहा है कि केस स्टडी कुछ और पूछ रहा है, क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है, और अपन क्या कर रहे हैं, प्रोविजंस कुछ और लिख रहे हैं, ठीक है। बात हो रही है मीटिंग नंबर ऑफ मीटिंग्स के बारे में, अपन लिख रहे हैं कि सैलरी कितनी होगी, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा लोगों का मैंने देखा है कि वो केस स्टडी को लिंक नहीं कर पा रहे। तो इसके लिए आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करनी होगी कि केस स्टडी किसके बारे में पूछा गया है, किस चैप्टर के बारे में पूछा गया है, किस टॉपिक से बारे में बात कर रहा है, और रिक्वायरमेंट क्या है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, उसको अंडरस्टैंड करना होगा। ये तभी आएगा जब आप बार बार क्यूमुलेटिव रिविजन केस स्टडीज की करोगे, चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ोगे और रिक्वायरमेंट को, क्वेश्चन को अच्छे से समझोगे इन दोज 15 मिनट्स, जब आपको जब स्टार्टिंग में 15 मिनट्स मिलते हैं। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको रिक्वायरमेंट पार्ट अच्छे से पढ़ना होगा उस 15 मिनट में, जिससे आपको पता चल जाए, आपके दिमाग को एब्जॉर्ब हो जाए, अच्छा इसमें ये वाला प्रोविजन पूछा जाएगा, ठीक है, और ये जवाब लिखना है। उसके बाद कुछ पेपर 60 के बारे में, हाँ एक बात मैं बोलना चाहूंगा, जो इसमें ये था कि 100% कॉपी पेस्ट मत करना। सर अभी तो 84 मार्क्स वाली की आपने स्ट्रेटेजी वीडियो डाली थी, तो उसमें उसने बोला कि उसने 100% लिखा था तो उसे फुल मार्क्स मिले थे। वो एक बच्चा है। मैक्सिमम अगर आबादी की आप चीजें देखोगे ना, जिन्होंने 100% कॉपी पेस्ट लिखा है उनको मार्क्स काटे गए, उनको फुल मार्क्स नहीं दिए गए। तो आपको मैक्सिमम सिनेरियो में देखना है कि क्या होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा आंसर खुद लिखो, ऑब्वियसली 99% चेक दो, लेकिन 1% तो खुद की वैल्यू ऐड करो यार। उसको एग्जामिनर को बताओ ना, तुम्हें कुछ 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 तो आता है, खुद से कुछ तो आता है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ, जैसे कोई कंपटीशन एक्ट में अगर आपसे पूछा गया कि अग्रीमेंट क्या है, ठीक है, ये एप्रिशिएबल इफेक्ट है या नहीं है, तो आपने अग्रीमेंट की डेफिनेशन लिख दी और उसके बाद सीधा कंक्लूड कर दिया कि ये एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट डाल रहा है। उसमें आप अपनी तरफ से ऐड ऑन करके डाल दो ना कि दो टाइप के अग्रीमेंट्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। ये सेम क्वेश्चन जो है एक बार पेपर में पूछा गया था, मैंने अपने टेस्ट में भी ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, और बच्चे क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली उनको मिल जाता है तो वो कॉपी पेस्ट मार देते हैं। मैं हर बार उसमें मार्क्स काट रहा हूँ कि भाई हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बारे में भी बता देना, डायरेक्टली कॉपी पेस्ट क्यों कर रहा है एग्रीमेंट्स को, कि एग्जामिनर को बताना कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भी अग्रीमेंट होता है। अग्रीमेंट के बारे में अगर लिख रहा है तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लिखना, ऐसा नहीं है ना कि सेम आंसर उठा के कॉपी पेस्ट। तो 1% वैल्यू ऐड करने में कुछ नुकसान नहीं होगा, उसको बताओ कि तुम्हें आता है, ठीक है। तो थोड़ी बहुत वैल्यू ऐड कर दो आंसर्स में, कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्क्स कटेंगे नहीं, मार्क्स बढ़ेंगे ही। उसके बाद इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन प्रॉपर नहीं है, कई बच्चों के मैंने आंसर्स देखे, इंट्रोड्यूस करना और कंक्लूड करना आंसर को लिंक करके केस से या क्वेश्चन रिक्वायरमेंट से, वो बहुत जरूरी है। इंट्रोडक्शन प्रॉपर होना चाहिए, ऐसा नहीं होता कैसे भी शुरुआत कर दी, इंट्रोडक्शन प्रोविजंस के साथ ही शुरुआत करो, और कंक्लूड करते टाइम याद रखो कि केस स्टडी ने आंसर क्या पूछा है, मतलब रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन की, उसी के हिसाब से कंक्लूड करो, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। उसके बाद अगला जो पॉइंट आता है कि कंटेंट नॉट रीडेबल, मैंने बोला था हैंड राइटिंग की बात नहीं है, बट कंटेंट जो है वो रीडेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, इतनी ऐसी राइटिंग नहीं होनी चाहिए कि आपको बिल्कुल ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, उसको बिल्कुल समझना है, तो फिर मार्क्स कटेंगे भाई। लास्ट जो प्रॉब्लम मुझे नजर आई, 100% पेपर बच्चे पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप 80 मार्क्स का पेपर करके आते हो, पेपर 6D का, तो कहां से एग्जामिशन आएगी यार, मार्क्स तो काटेगा ही ना वो। तो मतलब आती है 80 मार्क्स का भी पेपर करने के बाद एग्जामिशन आती है, 70 का करके भी आती है, लेकिन 100 का जब आप करके आते हो तो 84 मार्क्स, 70 मार्क्स, ऐसे मार्क्स आते हैं। तो इसलिए बोल रहा हूँ 100% पेपर करने की कोशिश करो, और ओपन बुक में तो खास कर करो यार, जब सब कुछ सब सामने है। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज काम करनी है, स्पीड बढ़ाओ अपनी, ठीक है, स्पीड बढ़ाओ, मल्टीपल रिविजन करो, स्पीड बढ़ाओ, और जितना हो सके हाथ से लिखने की कोशिश करो, रिटन प्रैक्टिस करो घर पर, ठीक है। तो ये वीडियो ओवरऑल मेरे ख्याल से आपके लिए थोड़ा भी फ्रूटफुल रहा होगा, और मैंने आपके लिए मेहनत करके एकदम समराइज करके सब कुछ लिखा है, ठीक है। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा कि
मेहनत करी है और ये ही है जो है, इसको फॉलो कर लो, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। बस ध्यान रखें अपना। इसी के साथ अलविदा, बाय, शब्बा खैर, ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली।